हेलो बच्चों, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं 29 जनवरी शिफ्ट 2 के फिजिक्स पेपर के डिस्कशन के बारे में। और अगर पेपर के लेवल की बात की जाए तो बच्चों अभी तो इस जनवरी अटेम्प्ट में बच्चों की बल्ले बल्ले चल रही है पिछले 4 शिफ्ट में, क्योंकि फिजिक्स का पेपर तो बहुत ही कंफर्टेबली बहुत आसान आ रहा है। सेम फॉर द केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स जो है वो बहुत ही एक्चुअली मीडियम लेवल पे चल रही है एज़ कम्पेयर टू प्रीवियस ईयर। तो इसी टोन के साथ चलिए फटाफट आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि हमारे कौन कौन से क्वेश्चन आए हैं 29 जनवरी शिफ्ट 2 में फिजिक्स के पेपर में, और फटाफट उनको सॉल्व करते हैं। तो लेट्स बिगिन। पहला क्वेश्चन देखिए भाई क्या बोल रहा है हमसे। बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है, स्टैंडर्ड क्वेश्चन है, क्लास में कराते हैं। पार्टिकल कनेक्टेड विद लाइट थ्रेड इज परफॉर्मिंग वर्टिकल सर्कुलर मोशन। द स्पीड एट पॉइंट बी, द लोअर मोस्ट पॉइंट, is just sufficient so that it is able to complete the circular motion. Ignoring air friction, find the ratio of kinetic energy at A to that of point B. और A क्या है? टॉप मोस्ट पॉइंट। बहुत आसान सा क्वेश्चन है, स्टैंडर्ड क्वेश्चन है। देखिए बच्चों क्या है कि ये एक क्या है, हमने यहाँ पे एक थ्रेड रखा है और इससे एक बॉब अटैच है, और बॉटम मोस्ट पॉइंट पे इसके जो बॉटम मोस्ट पॉइंट वो बी पॉइंट है। जब इसको मिनिमम कितनी स्पीड प्रोवाइड करें कि ये वर्टिकल सर्कुलर मोशन कर सके कंप्लीट। हम जानते हैं अगर ये लेंथ L के बराबर है तो ये स्पीड आती है रूट के अंदर 5gl, और जब ये अपना वर्टिकल मोशन कंप्लीट करने वाला होगा तो टॉप मोस्ट पॉइंट पे इसकी स्पीड कितनी होगी? रूट gl के बराबर होती है। मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन से आप इसकी स्पीड निकाल सकते हैं टॉप मोस्ट पॉइंट पर। तो हमसे इन दोनों की काइनेटिक एनर्जी का रेशियो पूछ रहा है, काइनेटिक एनर्जी एट A टू दैट रेशियो ऑफ काइनेटिक एनर्जी ऑफ B। तो काइनेटिक एनर्जी एट A डिवाइड बाई काइनेटिक एनर्जी ऑफ B क्या आएगा? हाफ m VA का स्क्वायर जो कि है रूट GL का स्क्वायर बनेगा GL, जबकि काइनेटिक एनर्जी एट B क्या बनेगा? हाफ m VB रूट 5gl का स्क्वायर बनेगा 5gl। तो अगर हम इसको सॉल्व करें तो ये उड़ जाएगा, यहाँ से हाफ भी उड़ जाएगा। काइनेटिक एनर्जी का रेशियो क्या बनेगा? 1:5। तो हमारा क्या बनेगा इस केस में? काइनेटिक एनर्जी ऑफ A टू दैट ऑफ काइनेटिक एनर्जी एट B कितना बनेगा इस केस में? 1:1:5 विल बी द आंसर। सीधा स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन था, है कि नहीं हम? चलिए भाई नेक्स्ट देखते हैं। ये भी एक स्टैंडर्ड क्वेश्चन है जो कि क्लास में करते हैं, मतलब क्लास में करते हैं 9th-10th के बच्चे करते हैं यार ऐसा क्वेश्चन। क्या बोल रहा है देखो। In the given circuit, an ideal battery is connected with the 4 resistors given to us. Okay. Find current I as mentioned in diagram. तो भाई हमको ये देखा है 2 ओम 4 ओम 4 ओम 1 ओम और ये 2 वोल्ट की 10 वोल्ट की बैटरी। हमसे ये करंट I की वैल्यू पूछ रहा है। तो देखिए बहुत ही स्टैंडर्ड क्वेश्चन है। अगर हम बात करें तो ये दोनों आपस में किस में है? पैरेलल में। तो 4 और 4 आएगा 2 ओम, ये 2 ओम, यहाँ बनेगा 2 ओम और 1 2 2 4 और 1 5। R इक्विवेलेंट बनेगा इसका 5 ओम और 10 वोल्ट की लगी है बैटरी। तो करंट नेट करंट कितनी आएगी? पहली बात तो आएगी 10/5। अब 2 एम्पीयर की करंट सर्किट में यहाँ से फ्लो करेगी। यहाँ से कितनी आएगी? 2 एम्पीयर की करंट आएगी इसके थ्रू। जब ये 2 एम्पीयर की करंट यहाँ पर आएगी तो दोनों में ही क्या होगी? इक्वल डिवाइड हो जाएगी। तो यहाँ कितनी करंट आएगी? 1 एम्पीयर। यहाँ कितनी आएगी? 1 एम्पीयर। इसके बाद फिर से यहाँ पे क्या है? करंट कितनी जाएगी? 2 एम्पीयर की करंट जाएगी किरचॉफ करंट लॉ से। तो हमसे I की वैल्यू पूछ रहा है। I की वैल्यू कितनी है? 1 एम्पीयर। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट देखते हैं। इन द सर्किट शोन आइडियल बैटरी कंटेंट। ये तो यार ये तो सेम ही क्वेश्चन है। तो पहला वाला क्वेश्चन था, इसमें डायग्राम नहीं बना, सेम ही क्वेश्चन है। पहला वाला क्वेश्चन था, देखो क्या है, रिपीट हो गया ये, टाइप करने वाला भैया ने रिपीट कर दिया है ना। चलो कोई बात नहीं, हो जाता है। नेक्स्ट देखते हैं। इन ए सिंपल पेंडुलम ऑफ लेंथ 10 मीटर, string is initially kept horizontal and bob is released. Okay, 10% of the energy is lost till the bob reaches the lowermost point. Then find the speed of the bob at the lowest point. क्या बोला है देखिए, ये एक सिंपल पेंडुलम है और यहाँ पे ये हैंग कर रहा है ऐसे, और जब ये हॉरिजॉन्टल पोजीशन में है इसको अपने हॉरिजॉन्टल पोजीशन से छोड़ दिया, मान लेते हैं इसकी लेंथ L है, L हमको दे रखा है 10 मीटर। जब ये मूव करते हुए आएगा अपने लोवेस्ट पॉइंट पर आएगा यहाँ पर कहीं पर, तो हमसे बोल रहा है कि इतनी पूरी जर्नी के दौरान यहाँ से आने में कि जो एयर ड्रैग होगा उसकी वजह से 10% एनर्जी लॉस हो जाती है, सिर्फ 90% एनर्जी बचती है। तो यहाँ पे स्पीड बताओ। तो देखो भाई इस केस में हम जानते हैं यहाँ पे अगर जब यहाँ से यहाँ पर आता तो इस केस में क्या बॉटम मोस्ट पॉइंट पे कितनी एनर्जी होती? बॉटम मोस्ट पॉइंट तक आने में ग्रेविटी ने कितना वर्णन किया है? हम जानते हैं जब मूव करते हुए आएगा
तो जो किसी पॉइंट पर टेंशन फोर्स लगेगा वो कोई वर्डन करने वाला है नहीं, वर्डन टेंशन तो कोई वर्डन करेगा नहीं, क्योंकि वो क्या होगा, हमेशा ही सेंट्रीपिटल डायरेक्शन में लगेगा। तो जो भी वर्डन होगा वो सिर्फ और सिर्फ ग्रेविटी का होगा। तो वर्डन बाय ग्रेविटी क्या है इस केस में है, वो है वर्डन बाय ग्रेविटी अगर लिखा जाए वो है mg इंटू एच। एच कितना है, लेंथ l के बराबर। ये वर्डन बाय ग्रेविटी है और यही क्या होगा सर्किट में एनर्जी, इस पूरे प्रोसेस में एनर्जी इनपुट। कितनी एनर्जी लॉस हो गई है, बोल रहा है 10% एनर्जी लॉस्ट हो गई है। अगर 10% लॉस हो गई है तो बॉटम उस पॉइंट पे अगर बात करें कितनी एनर्जी बची होगी, इतनी एनर्जी इनपुट है, लॉस्ट कितनी होगी 10%, तो रिमेनिंग अमाउंट ऑफ एनर्जी, तो रिमेनिंग एनर्जी कितनी होगी, रिमेनिंग एनर्जी जो होगी इस केस में अगर लिखा जाए रिमेनिंग एनर्जी आएगी आसान भाषा में, वो कितनी आएगी, दैट विल बी mgl, इसका 90%, 9/10, क्योंकि 10% लॉस हो गई तो रिमेनिंग इतनी बची, और जो रिमेनिंग एनर्जी होगी वो क्या होगी, इसकी काइनेटिक एनर्जी के बराबर होगी, क्योंकि टोटल अमाउंट ऑफ एनर्जी क्या है बॉटम पे, काइनेटिक एनर्जी के बराबर है। तो फिर से एक बार देख लो, तो टोटल वर्डन किया गया इस केस में mg इंटू एल, और यही क्या होगा इसकी काइनेटिक एनर्जी होती अगर कोई एनर्जी लॉस नहीं आता। बट क्योंकि 10% एनर्जी लॉस हो रहा है इस वजह से रिमेनिंग एनर्जी कितनी होगी इस केस में 90%, एंड दैट विल बी इक्वल टू द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द बॉब के बराबर हाफ mv²। तो हमसे क्या पूछ रहा है इस केस में, स्पीड पूछ रहा है, तो m से m तोड़ गया है ना, g कितना है 10, g 10 है तो ये 10 से 10 भी उड़ गया, तो इस केस में v कितना बनेगा, रूट के अंदर 2lg, v कितना बनेगा रूट के अंदर 2g इंटू l, ये बन जाएगा। 2 कितना है भैया हमारा, 2 है 2, सॉरी ये कितना 9 है, g नहीं है 9 है, सॉरी है ना, ये तो हमारा ये क्या 9 लिखा हुआ है, g तोड़ गया ना, 2 इंटू 9 इंटू l है ना, ये तो 9 है ना, कितना बन गया इस केस में, 2 इंटू 9 है हमारा आ गया 18, तो बन गया कितना, ये बन गया 90, तो आ गया रूट के अंदर 180, 180 मतलब कितना हो गया ये 6√5 मीटर पर सेकेंड। सिंपल भाषा में ये हमारी क्या होगी, बॉटम उस पॉइंट पर बॉडी की स्पीड के बराबर होगा √6√5। स्टैंडर्ड क्वेश्चन था, एकदम सिंपल वाला बकवास क्वेश्चन। नेक्स्ट, यूनिफॉर्म वायर हैज लेंथ L and radius R. Fine, this is a wire having length L and radius R. It is acted upon by a force F as given to us. The elongation is delta L. If F and R both are halved, keeping L constant, new elongation will be. तो देखिए हम जानते हैं कि जब यहाँ पर F फोर्स लग रहा है तो हुक्स लॉ से जो elongation आएगा F बाई A इक्वल टू बनेगा y डेल्टा L बाई L। तो जब इस केस में F फोर्स था और एरिया कितना था हमारा R, सॉरी रेडियस कितनी थी R, तो कितना elongation आ रहा था F इंटू L डिवाइड बाई A इंटू Y। अब हमसे क्या बोल रहा है, elongation डेल्टा L डैश होता है जब फोर्स क्या हो जाता है आधा, फोर्स आधा हो जाता है, और ये लेंथ L है हमारी, और लेंथ सेम रहती है, यंग्स मॉडल भी सेम रहता है, और क्या होता है रेडियस भी आधी होती है, फोर्स भी आधा हो जाता है, रेडियस भी आधी। जब रेडियस हाफ हो जाएगी तो एरिया क्या होगा πr², तो एरिया क्या होगा 1/4 हो जाएगा, तो एरिया हमारा ए हमारा हो जाएगा इसमें केस में a/4। तो ये यहाँ पे अगर देखा जाए तो इस केस में FL बाई A इंटू वाई ये किसके बराबर है, डेल्टा L के बराबर है। तो डेल्टा L डैश न्यू इलोंगेशन विल बी 2 टाइम्स ऑफ डेल्टा L के बराबर होगा। स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन, इट्स ए स्पीड सोल्यूशन, खटाखट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, a liquid drop of radius R is divided into 27 identical drops. If the surface tension of drop is T, then find the work done in this process. देखो भाई क्या है इस केस में, हमको ये दे रखा है बड़ी ड्रॉप है, इसकी कितनी रेडियस है R है। ये जब ब्रेक डाउन हो जाती है 27 स्मॉल ड्रॉप्स में, इनकी रेडियस क्या मान लेते हैं स्मॉल r के बराबर है। तो हमसे पूछ रहा है कितना वर्डन करना पड़ेगा। वर्डन क्या होगा, टोटल अमाउंट ऑफ एनर्जी जो यहाँ पे जो वर्डन होगा, क्योंकि हम जानते हैं सरफेस एनर्जी जो होती है इसकी वो क्या होती है, सरफेस टेंशन इनटू टोटल सरफेस एरिया। इस केस में क्या हो गया एक्चुअली कि यहाँ पे हम देख रहे हैं कि एक्चुअली सरफेस एरिया बढ़ जाएगा, तो टोटल अमाउंट ऑफ एनर्जी जो है हमको प्रोवाइड करनी पड़ेगी, जो कि हमें वर्डन करना पड़ेगा, वही इसमें टोटल अमाउंट ऑफ एनर्जी गेन होगा। तो देखिए क्या आएगा इस केस में, इनिशियली अगर लिखा जाए तो इनिशियली कितनी एनर्जी है, यू इनिशियल है 4πr² इंटू टी, सरफेस एरिया इंटू सरफेस टेंशन टी। बाद में कितनी एनर्जी होगी, यू फाइनल होगी कितना 4π, मान लेते हैं यहाँ पे 4πr², आर क्या है रेडियस है किसी एक स्फीयर की, एक स्फीयरिकल ड्रॉप की, इंटू टी, ये तो होगी एक स्फीयरिकल ड्रॉप की एनर्जी। ऐसे कितनी है 27, तो 27 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा।
अब देखो प्रॉब्लम ये है, यहाँ पर हमको जो है रेडियस, फाइनल रेडियस पता नहीं है, हमको निकालनी पड़ेगी। इस केस में टोटल अमाउंट ऑफ मास कंजर्व रहेगा, क्योंकि डेंसिटी कांस्टेंट है तो मास बराबर वॉल्यूम इनटू डेंसिटी। डेंसिटी कांस्टेंट है इसलिए वॉल्यूम भी कांस्टेंट रहेगा। टोटल वॉल्यूम से हम यहाँ निकाल सकते हैं कि आर की वैल्यू कितनी होगी। तो देखिए कितनी होगी, तो इनिशियल कितना वॉल्यूम था 4/3 पाई आर क्यूब, बाद में 27 ड्रॉप बनी है, इसमें एक का कितना वॉल्यूम है, ये 27 का ही हो जाएगा। 4/3 पाई से 4/3 पाई गया, तो यहाँ से आर कितना बनेगा 3r, तो जो रेडियस आएगी वो कितनी बन जाएगी r/3। ठीक है, किसी छोटी ड्रॉप की रेडियस आएगी, स्मॉल r कितना आएगा r/3 आ जाएगा बस। तो यहाँ से फाइनल अगर हम निकालें वॉल्यूम, फाइनल निकालें एनर्जी कितनी आएगी 27 इंटू 4 पाई आर स्क्वायर मल्टीप्लाइड है r²/9 इंटू टी, कितना बन जाएगा ये, यू फाइनल एनर्जी आ जाएगी, ये आएगा 3, तो 3 आएगा तो ये बनेगा 3 इंटू 4 बनेगा 12 पाई r² इंटू टी। ये इनिशियल एनर्जी है, फाइनल एनर्जी बढ़ गई है, तो हमसे बोल रहा है इस केस में कितना वर्क डन करना पड़ेगा, तो जो एक्स्ट्रा गेन आया है दैट विल बी द वर्क डन। तो वर्क डन क्या आएगा इस केस में, फाइनल पोटेंशियल एनर्जी माइनस इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी कितना बन गया 12 पाई r² इंटू टी माइनस 4 पाई r² इंटू टी, दैट विल बी इक्वल टू 8 पाई r² इंटू टी। दिस इज विल बी द परफॉर्म्ड वर्क डन। खत्म। नेक्स्ट, oh my god, let's see, alternating voltage and the current in a circuit is given to us, voltage is given to us, current is given to us, find the average power dissipated in circuit। oh my god, average power क्या होता है, P average IRMS VRMS cos phi, ये होता है ना। तो इस केस में IRMS क्या बनेगा, देखिए IRMS है 100 लिखा हुआ है, ये मिली एम्पियर में चल रहा है, तो 100/√2 इंटू 10⁻³ VRMS कितना है 100, ये लिखा है V0/√2, तो 100/√2। और करंट और वोल्टेज और करंट के बीच में कितना फेज डिफरेंस है भैया, π/3 का, तो cos π/3, तो cos π/3 कितना बन गया, ये बन गया, ये इससे उड़ जाएगा, उड़ा दो पूरा, ये उड़ जाएगा 10/2 इंटू cos 60 होता है 1/2 होता है, तो 1/2 कितना बन गया 2.5 वाट। दिस इज द एवरेज पावर लॉस्ट इन circuit during this process, during this current and voltage provided to the AC circuit। ओके, नेक्स्ट देखते हैं भैया कहानी क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, देखिए कंसीडर द रॉड मूविंग इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड एज शोन इन द फिगर, द इंड्यूस्ड ईएमएफ अक्रॉस द एंड ऑफ रॉड। ओ माय गॉड, इस केस में देखो मैग्नेटिक फील्ड, वेलोसिटी वेक्टर और लेंथ वेक्टर तीनों क्या हैं, दूसरे के परपेंडिकुलर है। कितना ईएमएफ आएगा, V क्रॉस B डॉट डी एल आता है, तो इस केस में बात करें कितने ईएमएफ आएगा V क्रॉस B, ये एंड हायर पे होगा, ये एंड लोअर पे। जो ईएमएफ जनरेटेड आएगा कितना बनेगा इस केस में, वो आ जाएगा हमारा BVL। B कितना है 60 10⁻⁶ इंटू V कितना है भैया, V है 10, L कितना है हमारा 5 मीटर। सॉल्व करें कितना बनेगा, ये बन गया 3000 इंटू 10⁻⁶ वोल्ट, कितना बन गया 3 मिली वोल्ट आएगा इस केस में हमारा आंसर 3 मिली वोल्ट। और कौन सा एंड हायर पे होगा, ए वाला एंड हायर पे होगा, क्यों, क्यू वी वेक्टर क्रॉस बी, जितने भी पॉजिटिव चार्ज होंगे उन पर किधर फोर्स लगेगा, प्लस डायरेक्शन ए डायरेक्शन में। सो ये वाला सिरा हमारा पॉजिटिवली चार्ज होगा, दूसरा सिरा कैसा होगा भैया, नेगेटिवली चार्ज। आंसर विल बी 3 मिली वोल्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, oh my god, intensity, the intensity at each slit is equal for YDAC setup, it is maximum given as I max at the central maxima, if I is the intensity for phase difference कितना है 7π/2, then 2 between two waves at a screen, then I/I max। देखिए हम जानते हैं कि जो इंटेंसिटी का फॉर्मूला आता है, इंटेंसिटी के लिखी जाए, तो अगर हम मान लें कि यहाँ पर YDC सेटअप में ये हमारा अगर ये स्लिट है, दोनों स्लिट की इंटेंसिटी कितनी है हमारी I है ना, एग्जाम्पल के लिए I' बोलते हैं, क्योंकि यहाँ पे I लिख रखा है अपन ने, I' बोल देते हैं। तो सेंट्रल पे जो इंटेंसिटी आएगी हमारी I max कितना होगा हमारा, दैट I max विल बी इक्वल टू होगा 4 टाइम्स ऑफ I', है ना। अगर इनकी इंटेंसिटी अपन मान लेते हैं क्या, I' बोलो या I0 मान लो, कोई फर्क नहीं पड़ता, है ना। I0 बोलते हैं, I' अच्छा नहीं लग रहा, है ना, I0 बोल देते हैं, I' अच्छा नहीं लग रहा, I0 है ना, ये इसको साफ कर दो। तो I0 अपने मानते हैं एक सिंगल स्लिट की इंटेंसिटी है, तो I max हमारा क्या 4I0 है।
तो इस केस में जो हम इंटेंसिटी का फॉर्मूला आता है किसी जनरल फेज डिफरेंस पर कितना आता है, वो आता है 4I0 cos स्क्वायर डेल्टा फाई बाई 2, ये आता है जनरल इंटेंसिटी का फॉर्मूला। तो क्या बनेगा 4I0 cos स्क्वायर डेल्टा फाई कितना है, डेल्टा फाई है 7 पाई बाई 2, तो 7 पाई बाई 4 है ना, 7 पाई बाई 4 बनेगा। तो कितना बन गया, ये बन गया हमारा क्या आएगा इसका, आएगा 4I0, ये बनेगा 1/√2, 1/√2 का स्क्वायर तो बनेगा 1/2, तो आई की वैल्यू आ जाएगी हमारी 2I0। ओके, तो जब फेज डिफरेंस कितना है हमारा, इस केस में 7 पाई बाई 2 है, तो इंटेंसिटी 2I0 है, और आई मैक्स की वैल्यू कितनी है 4I0। हमसे रेशियो पूछ रहा है, दिस बाई दिस कितना बनेगा 1/2 आंसर। नेक्स्ट, an electromagnetic wave has the electric field given by E this number where x and t are in constant, then the maximum magnetic field, oh my god, ये तो डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है भैया। हम जानते हैं इस केस में कि क्या होता है, E0 इक्वल टू होता है CB0। तो यहाँ से B0 की वैल्यू कितनी बनेगी, E0 डिवाइड बाई C। E0 क्या हमारा इस केस में, दैट इलेक्ट्रिक फील्ड का एम्पलीट्यूड, और B0 क्या हमारा, दैट मैक्सिमम मैग्नेटिक फील्ड बोलो या मैग्नेटिक फील्ड का एम्पलीट्यूड। तो E0 हमें लिखा है 9.6 डिवाइड बाई C कितना बनेगा 3 × 10⁸, कितना बन जाएगा हमारा इस केस में 3.2 × 10⁻8 टेस्ला, ये आएगा हमारा B0 की वैल्यू 3.2 × 10⁻8। फटाफट जो बच्चे इसमें पेपर देने गए थे उनको तो मतलब कितनी स्पीड से कर रहे होंगे फिजिक्स का पेपर क्वेश्चन, वो खटाखट आंसर डायरेक्टली। देखो ये भी एक आसान सा क्वेश्चन है। A planet has distance r from sun takes 200 days to complete one revolution around the sun. What will be the time period for a planet? ये दो रिपीट हुआ ना, for a planet दो बार रिपीट हुआ है, at a distance r/4 from the sun. तो हम जानते हैं t स्क्वायर जो होता है that is proportional to r क्यूब। तो अगर मैं लिखूँ यहाँ पे t1 स्क्वायर बाई t2 का स्क्वायर इक्वल टू क्या बनेगा r1 क्यूब डिवाइड बाई r2 क्यूब बन जाएगा। तो t1 कितना था हमारा 200 डेज, लिखेंगे बाद में भी। T2 क्या हमको पता करना है, बराबर जब दूरी कितनी थी हमारी यहाँ पे r थी, बाद में दूरी क्या होगी r/4। तो T1 है हमारा तब 200 दिन था जब दूरी कितनी थी r थी, तो यहाँ r क्यूब करो पहले। तो T2 हो गया है जब दूरी कितनी होगी r/4, तो क्या बनेगा r क्यूब बाई 4 × 16 = 64, ये बनेगा 64, ये इससे उड़ गया। T2 कितना बनेगा, T2 आएगा यहाँ से T1 डिवाइड बाई 8, रूट ले लो पूरे में, रूट T2 कितना आएगा T1 डिवाइड बाई 8, T1 हमारा कितना है 200 दिन। तो जब दूरी हो जाएगी r/4 उस समय टाइम पीरियड होगा T2 जो कि कितना होगा 200/8 मतलब आएगा 25 डेज के बराबर होगा इस केस में। खटाखट स्पीड से क्वेश्चन हो रहा है भाई। पार्टिकल स्टार्ट ऑसिलेशन फ्रॉम ओरिजिन अबाउट x axis with period of oscillation 6 seconds and amplitude a. If time taken by particle to reach from x equal to a to x equal to √3a/2 for the first time is tau, then the value of 6 tau is। देखिए इस क्वेश्चन को अपन बहुत तरह से कर सकते हैं, इक्वेशन से भी कर सकते हैं, फेजर से भी कर सकते हैं। मैं आपको इस क्वेश्चन को फेजर से करके दिखाता हूँ खटाखट। देखिए हम जानते हैं जब यहाँ पे इस केस में जब बॉडी सिंपल हार्मोनिक मोशन कर रही है, ये बॉडी सिंपल हार्मोनिक मोशन कर रही है, ये तुम्हारा x इक्वल टू 0 मान लो, ये कितना है +a और ये कितना है -a। जब बॉडी सिंपल हार्मोनिक मोशन कर रही है तो इसका जो प्रोजेक्शन होगा, जब ये बॉडी सिंपल हार्मोनिक मोशन कर रही है इस केस में, और एक कोई पार्टिकल है या कोई फेजर है जो कि एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा से मूव कर रहा है, तो उसका जो प्रोजेक्शन है y एक्सिस पर वो x इक्वल टू a sin ओमेगा t की इक्वेशन को शो करता है। तो अगर हम बात करें इस केस में, ये x मान लो, x क्या मानना इधर देखो, तो यहाँ पे जब फेजर मूव करेगा, जब फेजर मूव करेगा इस सर्कुलर पाथ पे, तो इसका जो प्रोजेक्शन है ऑन दिस लाइन, वर्टिकल लाइन, दैट विल बी एक्टिंग एज ए परफॉर्मिंग एज सिंपल हार्मोनिक मोशन। तो ये हमारा x इक्वल टू 0 है, ये हमारा क्या मान लो कि रेडियस a के बराबर है, ये कितना है x इक्वल टू +a। तो जब ये फेजर मूव करते करते इनिशियली जब कहाँ पे था +a पे था, तो क्या होगा जब +a से मूव करते करते यहाँ पर आएगा तो इसका जो प्रोजेक्शन होगा वो किधर मूव करेगा, a से ओरिजिन की तरफ मूव करेगा, है ना। तो हमसे वही बोल रहा है जब क्या है, जब ये पार्टिकल कहाँ से कहाँ आता है, a से कहाँ पर आता है, a से आता है √3a/2 पर। तो देखिए, तो इसको मैं अलग कलर से बनाता हूँ। तो इनिशियली जो फेजर कहाँ पे था, a पे था, और ये मूव करते करते जब यहाँ पे आएगा, ऐसे मूव करते करते आ रहा है, और किसी इंस्टेंट पे इसका जो प्रोजेक्शन है, अलग कलर ले लूँ, इसका जो प्रोजेक्शन ये रहा प्रोजेक्शन, है ना, वो कहाँ से ओरिजिन से कितनी दूरी पर है, √3a/2 की दूरी पर है। a क्या है इसका
एम्पलीट्यूड है ना, ये क्या है इसका एम्पलीट्यूड है। तो हमको बताना है इस केस में ए से लेकर, जब ये इनिशियली ए पे था और जब मूव करते करते फिर कहाँ से कहाँ पे आएगा, इस पॉइंट पर आएगा, तो इसके करस्पॉन्डिंग जो सिंपल हार्मोनिक मोशन होगा किधर होगा, दैट विल बी फ्रॉम 8 से लेकर √3/2 पर होगा। हमको ये बताना है इस केस में ए से लेकर √3/2 तक आने में से कितना टाइम लगेगा। तो तरीका देखिए बहुत आसान है, खटाखट खत्म। ये दूरी हमारी टोटल ए है, ये दूरी भी कितनी होगी, ये दूरी होगी ए। ये एंगल अगर मैं निकालूँ, इस एंगल यहाँ पे बात करूँ, ये एंगल थीटा है ना, तो ये दूरी हमारी √3/2 है, ये दूरी हमारी इस ट्रायंगल में √3a/2 डिवाइड बाई ए इज इक्वल टू बनेगा साइन थीटा, परपेंडिकुलर डिवाइड बाई हाइपोटेनस। तो यहाँ से साइन थीटा कितना आ गया, थीटा आ गया 60 डिग्री। तो ये एंगल हमारा है 60 और ये एंगल कितना होगा हमारा, दैट विल बी π/6 होगा, है ना। तो इसका जो फेजर है, जितने टाइम मेलेस्कॉल पॉइंट ए से पॉइंट बी पर आ जाएगा, पॉइंट ए से पॉइंट बी पर आएगा, उतने टाइम में ही इसका जो प्रोजेक्शन है वो ए से कहाँ मुड़ जाएगा, √3a/2। मतलब जब ये पार्टिकल सिंपल हार्मोनिक मोशन में है तो ए से √3a/2 तक आने में इसे कितना टाइम लगेगा, जितने टाइम में फिगर यहाँ से आ जाएगा। और इस फिगर को मूव करने में कितना टाइम लगेगा, टाइम लगेगा थीटा डिवाइड बाई ओमेगा। तो टाइम टेकन आएगा t इक्वल टू आएगा थीटा, थीटा कितना है π/6 डिवाइड बाई ओमेगा, कितना बन गया π/6 और ओमेगा कितना होता है 2π/t। तो ये इससे उड़ गया, तो टाइम कितना बनेगा हमारा t/12। t हमारा कितना है इस केस में, हमको दे रखा है 6 सेकेंड, तो टाइम कितना आ गया 1/2 सेकेंड आ गया। 1/2 सेकेंड में जो पार्टिकल होगा वो ए से कहाँ आ जाएगा, √3a/2 पर आ जाएगा। हमसे क्या बोला है 6 टाउ, इसको उन्होंने बोला टाउ बोला है, तो 6 टाउ की वैल्यू बताओ, तो 6t की वैल्यू बताते हैं। 6t कितना आएगा इस केस में, 6t विल बी एक्चुअली 6 × 1/2, 3 सेकेंड विल बी आंसर ना। एक तरीका तो ये, एक और तरीका है भाई, जब ये पार्टिकल कहाँ से शुरू कर रहा है, ए से, तो इक्वेशन ऑफ मोशन क्या होगी, x = a cos ωt। तो अब ये चेक कर लो कितने टाइम के बाद होगा, इसकी लोकेशन 3a/2 पर होगी, खत्म काम। वहाँ से भी मिल जाएगा तुमको टाइम, उससे भी कर सकते हो, फिगर से भी कर सकते हो, इक्वेशन से भी कर सकते हो, दोनों से कर सकते हो, आंसर सेम ही आएगा। हाँ, एक और देखते हैं क्वेश्चन क्या बोल रहा है। इस केस में हमसे बोल रहा है द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल चेंजिंग विद टाइम गिवन एज x = लिख देता हूँ, x = में दे रखा है 6t³ - 12t² + 20t + 30 मीटर। हमसे बोल रहा है इस केस में फाइंड द वेलोसिटी इन मीटर पर सेकेंड, कितनी होगी वेलोसिटी बतानी है ऑफ द पार्टिकल व्हेन इट्स एक्सेलरेशन बिकेम 0। तो वेलोसिटी बतानी है जब इसका एक्सेलरेशन 0 हो जाएगा। तो देखिए भाई, इसे हम करते हैं यहाँ पे डिफरेंशिएट, तो वेलोसिटी क्या बनेगी, dx/dt हमारी यहाँ से आ जाएगी, कितनी आएगी, ये बनेगा हमारा 3t² बनेगा, तो 18t² - 24t + 20, ये है वेलोसिटी मीटर पर सेकेंड में। एक्सेलरेशन क्या बनेगा, dv/dt कितना बनेगा हमारे यहाँ से 36t - 24 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। हमसे क्या बोल रहा है, वेलोसिटी बताओ जब इसका एक्सेलरेशन 0 होता है। तो भाई ये लिखा है एक्सेलरेशन, इसे 0 कर दो, a को जब आप 0 करेंगे तो यहाँ से कितना बनेगा 36t - 24 = 0। तो यहाँ से t कितना बनेगा 2/3 सेकेंड। ये t की वैल्यू आ गई, और t की वैल्यू को उठा के कहाँ पुट कर दो, इस केस में v में, खटाक से हमको स्पीड मिल जाएगी। तो v कितनी आएगी, देखो v लिख रहा हूँ 18 × 2/3 का स्क्वायर माइनस 24 × 2/3 प्लस 20, कितना बन गया ये बन गया 18 × 4/9 माइनस 24 × 2/3। सॉल्व करते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, प्लस 20, ये उससे बन गया 2, ये कितना आ गया यहाँ पे 8। तो आ गया हमारा 8 - 16 + 20, कितना बन गया 28 - 16 12 मीटर पर सेकेंड। ये आ जाएगी हमारी इस केस में वेलोसिटी। मैथ में देख लेना, कोई दिक्कत की बात नहीं, किसी का तरीका तो करना वही है, सिंपल है। डिस्टेंस बिटवीन ट्वाइस मैग्नीफाइड वर्चुअल इमेज एंड द ऑब्जेक्ट प्लेस इन फ्रंट ऑफ मिरर इज 15 सेंटीमीटर। फाइंड द फोकल लेंथ ऑफ द स्फेरिकल मिरर। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, वर्डिकल दिस थिंग हमारे ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स का, और इजी टू सॉल्व है। ऐसे क्वेश्चन हमने बहुत किए हुए क्लास में। ये क्या बोल रहा है बेटा, ये क्या है, मिरर है, और वर्चुअल ऑब्जेक्ट
इसने पहले बोलिया वर्चुअल ऑब्जेक्ट मैग्नीफाइड है, तो हम जानते हैं देखो कॉन्वेक्स मिरर में अगर सॉरी वर्चुअल इमेज मैग्नीफाइड है, कॉन्वेक्स मिरर में जब भी कभी रखी होती है ऑब्जेक्ट तो इसकी इमेज हमेशा क्या बनती है, छोटी बनती है। तो ये कॉन्वेक्स मिरर तो नहीं है, ये कौन सा मिरर होगा यहाँ पे, किसकी बात कर रहा है, कॉनकेव मिरर की बात कर रहे हैं। तो यहाँ पे रखी है एक ऑब्जेक्ट और इसकी वर्चुअल इमेज बन रही है ना। मैं आपको उसकी वर्चुअल इमेज बना के दिखा भी देता हूँ कैसे बन रही है, और एक्चुअली फोकस के अंदर रखी हुई है ना, तब फोकस से पोल के बीच में। तो जो लाइट यहाँ जाएगी रिफ्लेक्शन के बाद एक्चुअली क्या होगी, वो पोल से जाती हुई फील होगी ऐसे ऐसे। और जो लाइट इधर जाएगी, अलग कलर से बनाया तो एक बार 2 मिनट लगेगा, जो लाइट इधर जाएगी वो रिफ्लेक्शन के बाद ऐसे कहीं जाती फील होगी। अब ये दोनों लाइटें जहाँ भी कट करेंगी वहाँ इमेज बनेगी, आगे तो कहीं कट करेंगे नहीं, बढ़ाओ इनको पीछे, तो पीछे जब बढ़ाएंगे तो यहीं कट करेंगे, ये कट कर रही हैं, यहाँ की इमेज बनेगी ऐसे ना, ये इमेज बन रही है। ये तो मैंने एक बार रे डायग्राम बना के दिखा दिया भैया कैसे बनेगा, वैसे इसकी जरूरत थी नहीं बट फिर भी बना के दिखा दिया मैंने। ये भी ऑब्जेक्ट है, तो हमसे क्या बोल रहा है इस केस में, जो वर्चुअल मैग्नीफाइड इमेज है ट्वाइस है एक्चुअली, और ये जो ऑब्जेक्ट है इनके बीच की दूरी कितनी है, टोटल हमें दूरी रखी 15 सेंटीमीटर दे रखी है। तो देखिए हमसे हाइट ऑफ इमेज डिवाइड बाई हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट कितना होता है, -v/u। हाइट ऑफ इमेज जो है इस केस में डबल है, तो यहाँ पे क्या है इस केस में ये आएगा 2, तो v कितना आएगा इस केस में -2u के बराबर आएगा। तो जो यहाँ पे v है वो u का क्या है 2 टाइम्स है, मतलब अगर ये x बोलूँ उसको, मैं इसको बोलूँ x या इसको बोलता हूँ u है ना, इसको बोलता हूँ u, तो ये दूरी कितनी है हमारी इस केस में 2u के बराबर है ना। और u + 2u हमें दे रखा है कितना 15 सेंटीमीटर, तो यहाँ से u की वैल्यू कितनी आ जाएगी, u हमारा आ जाएगा, u आ जाएगा हमारा 5 सेंटीमीटर, ये कितना आ जाएगा हमारा, ये आ जाएगा 10 सेंटीमीटर। तो हमसे फोकल लेंथ पूछ रहे हैं, तो 1/f = क्या बनेगा 1/v + 1/u। f अपन को पता नहीं, v कितना है इस केस में, v है हमारा +10, v कितना है +10, और u कितना है हमारा, u हमारा इस केस में कितना है -5, माइनस यहाँ लगा दिया पहले ही मैंने। तो यहाँ से फोकल लेंथ कितनी आएगी इस केस में आ जाएगी -1/10, तो f कितना आ जाएगा -10 सेंटीमीटर है ना। सिंपली मैंने आपको एक बार बना के दिखा भी दिया कि ये कैसे कॉनकेव मिरर ही बनेगा, कॉन्वेक्स नहीं होगा, और रेड डायग्राम से कैसे सॉल्व करेंगे इसको फटाफट। चलिए भाई देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है। दिस इज ए फिजिकल क्वांटिटी एरर के क्वेश्चन बहुत आ रहे हैं, जिन बच्चों का आगे लगे हुए हैं क्या बोलते हैं पेपर्स, वो लोग क्या है एरर के क्वेश्चंस और यूनिट डायमेंशन क्वेश्चंस और मॉडर्न फिजिक्स करके जाए, जरूर बहुत इंपॉर्टेंट है। उस क्वेश्चन आ रहे हैं बहुत कुछ आ रहे हैं। काइनेमेटिक्स में भी 1D से अच्छे क्वेश्चन आ रहे हैं, अच्छे क्या बकवास क्वेश्चन आ रहे हैं, सिंपल आपने देखे भी मेरे चारों शिफ्टों में क्वेश्चन आए हैं, ठीक है। दिस इज अब क्या बोला देखिए, दिस इज ए फिजिकल क्वांटिटी डिपेंड्स अपॉन A, B and C एज दिस, if the maximum percentage error in the measurement of A, B and C are given as this one, find the maximum percentage error in the measurement of Q। तो Q हमें दे रखा है इस केस में क्या, Q हमें दे रखा है इस केस में A⁴ B³/c²। तो परसेंटेज एरर इन Q क्या बनेगा, 100 से करो मल्टीप्लाई, क्या बनेगा 4 टाइम्स ऑफ dA/A इंटू 100 प्लस 3 टाइम्स ऑफ dB/B इंटू 100, और यहाँ माइनस आएगा -2c आएगा, बट वो क्या बन जाएगा डबल हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, क्योंकि एरर की बात हो रही है मैक्सिमम एरर की। तो 2 टाइम्स ऑफ dC/C इंटू 100, हमको ये दे रखा है कितना 3%, तो क्या बनेगा 4 × 3%, प्लस ये हमें कितना दे रखा है, ये दे रखा है 4, 3 × 4%, प्लस ये हमें कितना दे रखा है 5, तो 2 × 5%, कितना बन गया 12 12 24, 24 और 10 34। है भगवान 34% एरर, ये मेजरमेंट है, ये क्या है। देखो वैसे वो इतनी एरर कभी आती नहीं, इतनी एरर का मतलब रीडिंग तुम्हारी बकवास है ना, वो तो उन्होंने क्वेश्चन देने को दे दिया, इतनी एरर कभी नहीं आती है। फिलहाल तो एक क्वेश्चन का आंसर है 34 है ना। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। इन द सर्किट द एमीटर रीड्स 0.9 एम्पियर एंड फाइंड द वैल्यू ऑफ आर। देखिए बहुत ही आसान क्वेश्चन है, स्टैंडर्ड क्वेश्चन है, आपने ऐसे क्वेश्चन किया है 9th 10th में किए होंगे एक्चुअली ना। कैसे करते हैं देखिए ऐसे क्वेश्चन, तो हमको बोल रहा है एमीटर में कितनी करंट जा रही है, एमीटर से करंट जा रही है, करंट 0.9 एम्पियर करंट जा रही है, हमको आर की वैल्यू बतानी है। तो देखिए हम जानते हैं तीनों पैरेलल में, तो तीनों को क्रॉस कहानी क्या होगी, पहली बात तो जो भी करंट का सम आएगा वो होना चाहिए 0.9 एम्पियर,
और दूसरी बात यह है कि तीनों के क्रॉस वोल्टेज क्या होगा, सेम होना चाहिए। तो इसमें कितनी करंट जा रही है, 0.3, मान लेते हैं इसमें जा रही है I1 करंट, दोनों पैरेलल में, तो डेल्टा भी सेम होगा। तो 20 इंटू 0.3 दैट शुड बी इक्वल टू होना चाहिए 15 इंटू I1। कितना बनाइए, ये इससे उड़ गया, क्या बना 15 चौके 60, ये बन गया 6। तो I1 यहाँ से कितना बनेगा, I1 आएगा 0.4 एम्पियर। ये करंट हमारी आ रही है 0.4 एम्पियर। अच्छा, यहाँ 0.3, यहाँ 0.4 और यहाँ पे 0.9 जा रही है, तो इसमें कितनी करंट जाएगी, 0.2 एम्पियर। ठीक है, अब ये दोनों पैरेलल में है, तो यहाँ से खटाक से को निकाल लो, तो क्या बनेगा, R इंटू 0.2 दैट शुड बी इक्वल टू होना चाहिए 20 इंटू 0.3 होना चाहिए। ये पॉइंट से पॉइंट उड़ गया, यहाँ पर आ जाएगा 10, तो R कितना आएगा, डायरेक्टली 30 ओम आ जाएगा खटाक से स्पीड में, है कि नहीं, खटाखट आंसर। चलिए भैया नेक्स्ट दिखाओ। ओहो हो, क्या बोल रहा है, देखो ये भी कैसा आंसर क्वेश्चन है। इन द सर्किट बिलो द चार्ज ऑन द 6 माइक्रोफैरड व्हेन A एंड B आर शॉर्टेड। तो यहाँ पे हमको सर्किट देखा है, पहले देखो, पहले तो ये कहानी है, तो ऑब्वियसली बात है, पहले तो क्या होगा, लॉन्ग टाइम बाद अगर देखा जाए तो यहाँ से लॉन्ग टाइम इसमें कोई करंट फ्लो नहीं करेगी। तो शुरू में कितना था, यहाँ पे 9 वोल्ट लगा हुआ है, ये अर्थ, तो शुरू में यहाँ पे अगर बात करें इस कंडीशन में, फाइनली इसके क्रॉस 9 वोल्ट आएगा और इसके क्रॉस भी 9 वोल्ट आ जाएगा। हमसे बोल रहा है हमने ए और बी को शॉर्ट कर दिया, हमने ए और बी को शॉर्ट कर देंगे तो वो क्या होगा, लॉन्ग टाइम बाद, ऑब्वियसली बात है, लॉन्ग टाइम स्टेडी स्टेट की बात हो रही है, ऑब्वियसली बात है, तो जो भी करंट फ्लो करेगी वो इसके थ्रू फ्लो करेगी। क्यों, क्योंकि ये तो ओपन रहेगा ना, क्योंकि ये तो शॉर्ट है, क्योंकि ये तो कैसे होगा, ओपन होएगा लॉन्ग टाइम बाद, तो जो भी करंट फ्लो करेगी ऐसे फ्लो करेगी। हमको बताना है इस केस में इसके क्रॉस कितना चार्ज है, तो एक काम करते हैं, इसके क्रॉस डेल्टा भी निकाल लो, क्या दिक्कत है। तो देखो भैया, जो करंट ऐसे फ्लो करेगी कितनी करंट आएगी इस केस में, ये 9 वोल्ट है, ये दोनों आपस में किस में है, सीरीज में, तो 6 और 3 कितना बनेगा, 9। नेट रेजिस्टेंस आ गया 9 ओम, वोल्टेज कितना है 9 वोल्ट का, कितनी करंट आएगी इसमें, 1 एम्पीयर की करंट फ्लो करेगी। तो यहाँ पर अगर 1 एम्पीयर की करंट फ्लो करेगी, इसमें भी 1 एम्पीयर की करंट जा रही है। ये है 0 वोल्ट पर, ये 0 पर है, तो इसके क्रॉस कितने का ड्रॉप आएगा, इसके क्रॉस ड्रॉप कितना आएगा बच्चों, इसके क्रॉस आएगा ड्रॉप 3 वोल्ट का, I इंटू R। तो ये जो पॉइंट B है हमारा, दैट विल बी एट 3 वोल्ट। ये 3 वोल्ट पर है और ये पॉइंट कितने पर है, 9 वोल्ट पर है। तो इस केस में इस कैपेसिटर के अक्रॉस ये भी 9 पे होगा ना, कितने का ड्रॉप है, 6 वोल्ट का ड्रॉप है स्टेडी स्टेट में। तो चार्ज कितना बनेगा, Q इज इक्वल टू C इंटू V। C कितना है, 6 माइक्रोफैरड इंटू V कितना है, 6 वोल्ट। तो कितना चार्ज आएगा, 36 माइक्रो गुलाम विल बी द चार्ज ऑन द कैपेसिटर। आंसर आ जाएगा इस केस में 36, खटाखट हो जाएगा। चलिए भाई नेक्स्ट देखते हैं। अब क्या बोल रहा है, 2 rods ऑफ सेम मटेरियल एंड सेम लेंथ विद रेशियो ऑफ देयर एरियाज 4:1 प्रोड्यूस द सेम एक्सटेंशन फॉर F1 एंड F2, देन F1 बाई F2 की वैल्यू क्या होगी। देखिए ये तो एकदम ही आसान क्वेश्चन चल रहा है, हुक्स लॉ पर इस चैप्टर में, अभी इस पेपर में तो 2 क्वेश्चन देखे हमको। क्या होता है, F बाई A इक्वल टू होता है Y इंटू डेल्टा L बाई L होता है। हमसे क्या बोल रहा है, दोनों का एक्सटेंशन सेम है, तो डेल्टा L यहाँ से कितना बनेगा, F इंटू L डिवाइड बाई A इंटू Y। ठीक है, ओके, इनका मटेरियल भी सेम है रखा है, लेंथ भी सेम रखा है, तो क्या होगा, डेल्टा L दोनों का सेम है, तो अगर F1 फोर्स है, F1 फोर्स है, तो मान लेते हैं उस समय एरिया कितना है, A1 है, तो F1 बाई A1 इंटू L बाई Y इक्वल टू क्या बनेगा, F2 इंटू L डिवाइड बाई A2 इंटू Y। क्योंकि लेंथ और मटेरियल सेम है, तो ये उड़ जाएगा यहाँ से। हमसे क्या पूछ रहा है, F1 बाई F2 का रेशियो बताओ, अगर उनके एरिया का रेशियो 4:1 है, तो F1 बाई F2 क्या आएगा इस केस में, यह आ जाएगा A1 डिवाइड बाई A2 विच इज़ 4/1। तो क्या आएगा इस केस में रेशियो, डायरेक्टली आंसर आ जाएगा 4, सिंपली। देखिए अभी नेक्स्ट क्वेश्चन क्या चल रहा है, ओ हो देखो इनको भी देख लेते हैं। इलेक्ट्रिक फ्लक्स का बहुत ही आसान क्वेश्चन। द इलेक्ट्रिक फील्ड इन ए रीजन इज गिवन बाई E वेक्टर इज इक्वल टू 6i कैप प्लस 7j कैप प्लस 8k कैप। The area of 30 unit is considered in the y plane. Calculate the electric flux through the area. तो ये है हमारा x एक्सिस, ये है y एक्सिस और ये z एक्सिस है। जो भी प्लेन लाई कर रहा है वो कहाँ लाई कर रहा है, इस मतलब जो भी लाई कर रहा है प्लेन वो इस y प्लेन में लाई कर रहा है, ऐसे। इलेक्ट्रिक फील्ड जो है हमको दे रखी है, देखो, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का जो x में कंपोनेंट आएगा उस वो तो इसको थ्रू क्रॉस करके जाएगा, क्योंकि ये प्लेन ऐसे लाई कर रहा है ना, x उधर है, y इधर, z बाहर की तरफ। तो जो प्लेन लाई कर रहा है इस प्लेन में लाई कर रहा है, y प्लेन में लाई कर रहा है।
इलेक्ट्रिक फील्ड का जो एक्स वाला कंपोनेंट है वो तो इसे कट करता हुआ जाएगा, उसकी वजह से फ्लक्स आएगा। लेकिन जो वाई वाला कंपोनेंट है वो तो इसको टच करता हुआ निकल जाएगा ऐसे, तो उसकी वजह से कोई फ्लक्स आने वाला नहीं है। ऐसे ही जो जेड वाला कंपोनेंट है उसकी वजह से भी कोई फ्लक्स आने वाला नहीं है, क्योंकि वो तो उसको टच करता हुआ निकल जाएगा। तो जो भी फ्लक्स आएगा दैट विल बी ओनली बिकॉज ऑफ एक्स कंपोनेंट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। कितना फ्लक्स आएगा? एरिया वेक्टर है सामने की तरफ, इलेक्ट्रिक फील्ड भी सामने की तरफ है। फाई क्या बनेगा? ई इंटू ए। ई का कौन सा कंपोनेंट? आई वाला कंपोनेंट। तो फाई इक्वल टू बनेगा ई इंटू ए इंटू कॉस 0। ई कितना है? 6। ई रहा कितना है? 30 यूनिट। कॉस 0 बनेगा 1। तो फ्लक्स कितना बनेगा इस केस में? 180 न्यूटन पर कूलम मीटर स्क्वायर, है ना। सिंपल आंसर क्या बनेगा हमारा? 180। दिखाओ भैया लास्ट क्वेश्चन क्या है इसका। ओके, क्या बोला? एन मोल ऑफ नॉन लीनियर पोलोटॉमिक गैस हैज डिग्री ऑफ फ्रीडम 6 is mixed with 2 moles of monatomic gas and the resultant mixture has the molar specific heat capacity for constant volume is equal to that of diatomic gas, then n की वैल्यू बतानी है। देखिए अगर हम बात करें यहाँ पे तो अगर हम दो गैस, ये वर्क स्टैंडर्ड क्वेश्चन है, दो गैसेस को अगर मिक्स करते हैं तो उनका स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी जो आती है वो क्या होती है? अगर मान लेते हैं हम बात कर रहे हैं कॉन्स्टेंट वॉल्यूम में, तो क्या आती है? N1CV1 प्लस N2CV2 डिवाइड बाई N1 प्लस N2। ये आती है इफेक्टिव स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी अगर N1 N2 मोल्स की दो अलग अलग गैसेस मिक्स हैं। तो पहले वाले केस में देखिए भाई नंबर ऑफ मोल्स n है और डिग्री ऑफ फ्रीडम कितनी है इसकी? 6 है। तो कितना होता है? CV होता है FR/2। तो कितना बनेगा? 6 F कितना है? 6 है इस केस में, तो 6R/2 बन गया CV इसका N2। दूसरे केस में 2 मोल ऑफ गैस है, मोनोटॉमिक गैस है। मोनोटॉमिक गैस में कितना होता है हमारा? CV 3R/2, तो आएगा 3R/2 डिवाइड बाई n प्लस 2 दैट इज इक्वल टू, हमसे बोल रखा है ये जो है CV आ रहा है ये डायटोमिक गैस की CV के बराबर है। तो डायटोमिक गैस का CV कितना होता है? 5R/2 होता है, तो इक्वल टू 5R/2। अब इस पूरी क्वेश्चन में R/2 उड़ा दो, पूरी क्वेश्चन में R/2 उड़ा दो, कितना बन जाएगा? ये बनेगा 6n, ये इससे 2 से 2 उड़ जाएगा, ये 2 से 2 भी उड़ जाएगा, है ना। तो सॉरी 2 तो उड़ ही चुका है पहले ही ना, ये 2 तो पहले ही उड़ चुका है इससे ना। 6n कितना बन गया? 6n प्लस ये कितना बन गया? 6n प्लस 2 उधर जाएगा, कितना बनेगा? 5n प्लस 10। इसको उधर ले आओ तो n इक्वल टू यहाँ से कितना आ जाएगा? डायरेक्टली 4 आ जाएगा। नंबर ऑफ मोशन से पूछा है इस केस में कितने होंगे, तो डायरेक्टली कितना आ जाएगा? 4 आ जाएगा। तो ये लगभग हमने क्या बच्चों 20 क्वेश्चन इस पेपर के सॉल्व किए। दीज आर द टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस जो हमने बच्चों से एक्सट्रैक्ट किए थे। इन जो अगर आप क्वेश्चंस को देखो तो पेपर का लेवल मतलब कितना फटाफट क्वेश्चन हो रहे हैं। आप अगर इस तरह क्वेश्चन करके जाते हो अपने एग्ज़ाम में और एटलीस्ट इनके फार्मूलाज को देख के जाते हो तो आपको बहुत ज़्यादा हेल्प होगा। तो जितनी बच्चों की आगे लगी हुई शिफ्ट, वो उन बच्चों से क्या है मैं उनको ये हिदायत दूंगा, उनको ये मैं एक सलाह दूंगा कि एटलीस्ट अगर आपको कोई चैप्टर अच्छे से तैयार नहीं है तो आप कम से कम उसके फार्मूला तो तैयार करके चाहिए, और जिससे कि आपको क्या है बहुत ईजी क्वेश्चन अगर आ जाता है तो आप उसे छोड़ो नहीं, कम से कम उसे कर लो। तो आप इन्हीं वीडियोस को देखिए और आगे जो भी डाउट्स है हमसे कमेंट बॉक्स में पूछते रहिए। हम मिलते हैं बच्चों अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द वेरी बेस्ट।